जी सर। सेक्शन 145 सीआरपीसी नोट कर ला। ठीक हो गया। सेक्शन 145 सीआरपीसी ठीक हो गया। जी सर। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। power of magistrate to control dispute over possession of an immovable property। जी सर। किसी भी immovable सर आया कोई कि नहीं? आ गए ने जी सर। भाई लोग आ रहे ने। सर अटेंडेंस का क्या नहीं करना? हाँ अटेंडेंस मैं कहना तो पेज पे लगा लइए या तो कोई नहीं, बात ही कर लो। अटेंडेंस की टेंशन ना लो, पहले पढ़ने वाले तो पढ़न। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वासलाम। सर जी सेहत तबीयत कैसी? दुआवा करिए। करिए फिर शुरू, फिर पार्टिसिपेंट आते रहने हैं। जी सर कर ले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 145 सीआरपीसी है, 145 सीआरपीसी। इसका टाइटल है पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू कंट्रोल डिस्प्यूट ओवर पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई झगड़ा या तनाज़ा पैदा होता है तो फिर मजिस्ट्रेट ने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है और सीआरपीसी के तहत क्या प्रोसीडिंग्स हैं। Dispute as to possession of immovable property is the last branch of the preventive jurisdiction of the magistrate। यानी सेक्शन 145 के तहत जो मजिस्ट्रेट की पावर है वो एक किस्म की एक प्रिवेंटिव मेजर है कि पार्टीज को एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर पार्टीज के दरमियान को झगड़ा पैदा होता है, तो तनाज़ा पैदा होता है, तो उसमें मजिस्ट्रेट ने क्या प्रोसीडिंग्स जो हैं वो टेकअप करनी है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी। A magistrate of first class can exercise powers to control dispute over possession of an immovable property which is likely to cause breach of the peace on police report or other information। पुलिस रिपोर्ट की वजह से पता चले या किसी और इंफॉर्मेशन की वजह से पता चले कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो है वो कोई झगड़ा या तनाज़ा जो है वो पैदा हो गया है या पैदा होने लगा है, तो उसमें जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है उसमें एक्शन ले सकता है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 145 is to prevent breach of peace and not with the view to giving one party an advantage over another to prove his title in a civil court। तो अब ये 145 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट जो अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है या मजिस्ट्रेट जो एक्शन ले रहा है, इसका मकसद खालिस यही है, एक एहतियाती तदबीर है पार्टीज को जो है वो ज्यादा झगड़े से बचाने के लिए कि उनके दरमियान जो डिस्प्यूट राइज हुआ है वो तूल ना पकड़े और वो ज्यादा नहज पे ना चला जाए। जहां तक टाइटल ऑफ ऑनरशिप का ताल्लुक है कि उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, कंसीक्वेंटली एट लास्ट लीगली जो है टाइटल ऑफ ऑनरशिप के किस प्रॉपर्टी का कौन मालिक है, इट वुड बी डिसाइडेड बाय द सिविल कोर्ट। ये सिविल कोर्ट का मामला है, किसी प्रॉपर्टी के दरमियान उसका फैसला करना कि इसका मालिक कौन है, टाइटल ऑफ ऑनरशिप
will be decided by the civil court. तो इस स्टेज पे अंडर सेक्शन 145 पे मजिस्ट्रेट जो प्रोसीडिंग्स टेक अप कर रहा है, इसमें पार्टीज को किसी बड़े झगड़े से बचाना मकसूद होता है, ना कि टाइटल ऑफ ऑनरशिप को डिसाइड करना होता है। Section 145 can be invoked in cases where the contesting parties are not in actual possession at the time of the preliminary order but have bona fide rights to succeed to the property and there is a serious danger of a breach of the peace if action under the action is not taken। जिस तरह स्टे हम ग्रांट करते हैं या स्टे की हम प्ली लेते हैं कोर्ट में कि जनाब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि जनाब इररेपरेबल लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसको बाद में सब्सिक्वेंट पूरा करना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इंजंक्शन की भी यही फिलॉसफी है कि इंजंक्शन जो है स्टे जारी किया जाता है, उसमें भी जो है पार्टीज ये प्ली लेते हैं कि इररेपरेबल लॉस का मकसद है या बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा अगर इंजंक्शन जारी नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह सेक्शन 145 के अंदर भी मजिस्ट्रेट की जो पावर है उसमें पार्टीज को जो है एक सीरियस डेंजर से बचाने के लिए, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मजिस्ट्रेट का एक्शन वहां शुरू होगा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ऐसी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है उससे रिलेटेड पार्टीज के दरमियान कोई झगड़ा है, कोई तनाज़ा है, तो अंडर 145 के तहत जो मजिस्ट्रेट जो है वो एक्शन ले सकता है और उन पार्टीज को एक बड़े खतरे से, एक बड़े झगड़े से बचाने के लिए जो है अपनी लीगल पावर्स जो है अंडर CRPC उनको यूटिलाइज कर सकता है। बाकी रेस्ट ऑफ द पॉइंट जो है कि टाइटल ऑफ ऑनरशिप जो है, इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, इट वुड बी डिसाइडेड बाय द सिविल कोर्ट। ये सिविल कोर्ट का काम है। The inquiry under the section is in its nature a summary one। जिस तरह CRPC के अंदर एक प्रोविजन हम पढ़ेंगे समरी ट्रायल से रिलेटेड, तो समरी ट्रायल से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं वो हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो समरी ट्रायल का मकसद ये होता है कि CRPC कुछ प्रोविजंस के तहत जो है अदालत को ये इख्तियार है कि अगर वो समझे कि अगर किसी केस में शहादत इतनी ज्यादा नहीं है, कोई इतने कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूटेड पॉइंट नहीं है कि उसकी लंबी चौड़ी जो एविडेंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, लंबी चौड़ी जजमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, जज या कोर्ट नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि इस केस को हम समरली जो है, शॉर्टली जो है हम इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो इसी तरह 145 की जो कार्रवाई है ये भी समरी नेचर की है। अब समरी नेचर का मतलब ये है कि जिस तरह समरी ट्रायल में समरी ट्रायल्स होते हैं, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं कि जिनके समरी ट्रायल कंडक्ट किए जाते हैं अदालत का वक्त बचाने के लिए, पार्टीज का एक्सपेंडिचर बचाने के लिए, पार्टीज जो एग्नी सफर करते हैं ड्यूरिंग द लिटिगेशन उससे उनको बचाने के लिए जो है तो जिस तरह समरी ट्रायल होता है, शॉर्ट ट्रायल होता है, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, थोड़े टाइम के अंदर जो है केस का फैसला अदालत कर लेती है, क्योंकि अदालत इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि अगर इसका हम डिटेल में भी ट्रायल करें तो यही इसका कंक्लूजन निकलेगा, या उस केस में एविडेंस कम होती है। तो टाइम बचाने के लिए, पार्टीज का एक्सपेंडिचर बचाने के लिए, पार्टी जिस अजियत टॉर्चर से गुजरते हैं उस अजियत को कम करने के लिए अदालत अगर ये मुनासिब समझे तो समरी ट्रायल कंडक्ट करके किसी केस को जो है वो जल्दी डिस्पोज ऑफ कर सकती है। तो उसी तरह ऑन द सेम पैटर्न जिस तरह समरी ट्रायल कंडक्ट किया जाता है उसी पैटर्न पे 145 की भी जो कार्रवाई है ये शॉर्ट नेचर की है। The proceedings are only temporary, designed to prevent a breach of the peace। ये सेक्शन अंडर 145 के तहत जो एक्शन लिया जाता है, ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ये आर्जी नेचर की होती हैं, ये उस झगड़े से बचने के लिए होती हैं, पार्टीज को किसी बड़े फड्डे से बचाने के लिए होती हैं। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द टाइटल ऑफ ऑनरशिप है या डिटेल में जो राइट्स को डिटरमिन करना होता है, दैट इज द जॉब ऑफ द सिविल कोर्ट। अब इस जो सेक्शन 145 के तहत मजिस्ट्रेट पावर एक्सरसाइज कर रहा है, इसके एसेंशियल्स क्या हैं, क्या रेक्विजिट्स हैं कि कब ये मजिस्ट्रेट जो है एम्पावर्ड होता है एक्शन लेने के लिए।
It is necessary that there must be existence of dispute between the parties. तो पहली जो essential है, पहली जो requirement है proceeding under section 145 CRPC, वो ये है कि कोई dispute exist करता हो parties के दरमियान, litigants के दरमियान, जो disputed land है, उसमें जो parties हैं उनके दरमियान कोई जो है वो dispute हो, कोई point of controversy हो, कोई वहाँ झगड़ा है, इसलिए जो है मजिस्ट्रेट जो है उसकी पावर जो है वो इन्वोक की जाएगी. The existence of a dispute, ये रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 145. अब इस एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट का मतलब है कि डिस्प्यूट ऑलरेडी वहां मौजूद है और उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है. दिस इज द मीनिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट. अब डिस्प्यूट का क्या मतलब है? डिस्प्यूट मींस द एक्चुअल डिसएग्रीमेंट एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज एज टू राइट. अब 145 की स्टेज पे हमने ये फैसला नहीं करना कि जनाब उसका टाइटल ऑफ ओनरशिप किसके पास है, जमीन का राइट किसका बनता है, या कोई और चीज है उसका राइट किसका बनता है. दिस इज नॉट द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट. दिस इज अ प्रिकॉशनरी मेजर टू प्रिवेंट द पार्टीज फ्रॉम quarreling, फ्रॉम फाइटिंग, फ्रॉम ए बिग डिस्प्यूट. तो डिस्प्यूट का मतलब है कि एक्चुअल डिसएग्रीमेंट है उन पार्टीज के दरमियान. कोई क्वरलिंग है, कोई फाइटिंग है, कोई झगड़ा है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के जिम्मन में. अब व्हेन मजिस्ट्रेट टेक एक्शन अंडर दिस सेक्शन, कब वो मजिस्ट्रेट जो है ही विल टेक एक्शन अंडर दिस सेक्शन? Magistrate action under 145 CRPC is dependent on his being satisfied about existence of dispute likely to cause breach of peace, and he can further proceed only after such satisfaction. अब under section 145 CRPC magistrate उस वक्त एक्शन लेगा जब मैजिस्ट्रेट इस बात का इत्मीनान कर लेगा कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड पार्टीज के दरमियान झगड़ा है, और वो जो झगड़ा है उससे अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो डिस्टर्ब हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, सोशल जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है वो डिस्टर्ब हो सकता है. तो फिर अंडर सेक्शन 145 सीआरपीसी जो है वो मैजिस्ट्रेट की जो है वो पावर अपनी को एक्सरसाइज करेगा. Dispute concerning land. The dispute must relate to the land or water or the boundaries thereof. अब ये झगड़ा किस बारे में होगा? कोई जमीनों पे पानी का झगड़ा होता है, जमीन के बारे में झगड़ा हो सकता है, जमीनों की बाउंड्रीज के मुतालिक झगड़ा हो सकता है. The expression land or water includes buildings, markets, fisheries, crops, other produce of land, and the rents or profit of any such property. अब इसमें उस लैंड के ऊपर कोई बिल्डिंग है तो वो भी, कोई फार्म बना हुआ है तो वो भी, या उस लैंड का कोई रेंट्स है तो वो भी इसके मीनिंग्स में आ जाएगा. मिसाल के तौर पे कोई लैंड ठेके पे है तो दो तीन पार्टीज आपस में झगड़ रही हैं कि जी ये ठेका हमें मिलना चाहिए, इसका टाइटल ऑफ ऑनरशिप हमारे पास है, हम इसके मालिक हैं, दूसरा कहता है हमारे मालिक हैं, तीसरा कहता है हमें जमीन के मालिक हैं. तो डिस्प्यूट राइज हो गया है और उन पार्टीज के दरमियान झगड़ा पैदा हो रहा है. तो जो जमीन किसकी है ये तो फैसला सिविल कोर्ट करेगी ना. टाइम बीइंग उनको उस क्वरलिंग से, उस झगड़े से बचाने के लिए जो मजिस्ट्रेट जो है एक टेम्परेरी एक्शन लेता है उनकी फाइटिंग को रोकने के लिए, इंस्टेंटेनियसली फौरन वो जो झगड़ने वाले हैं उनके झगड़े को खत्म करने के लिए जो एक्शन लेता है, ये है पावर ऑफ अंडर सेक्शन 145 से अपना 145. अब जो डिस्प्यूट है ये रिगार्डिंग लैंड होगा, और लैंड में चीजें आ गई हैं. लैंड में वाटर भी हो सकता है, लैंड में वो वाटर का जो पैसेज है वो भी हो सकता है जिसको आप खाल बोलते हैं. लैंड में अगर उन लैंड्स के ऊपर कोई फार्म बना हुआ है, कोई बिल्डिंग्स बनी हुई है तो वो भी उसमें उस लैंड के मीनिंग्स में शामिल हो सकता है. उस लैंड का जो रेंट्स है वो भी, रेंट्स भी उस लैंड के मीनिंग में आ सकता है. ये सारी चीजें कैटेगोरिकली उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं.
अब दूसरी जो कंडीशन वो ये है कि लैंड मस्ट बी विद इन ज्यूरिसडिक्शन। आपको पता है कि ज्यूरिसडिक्शन हम इख्तियार समात को कहते हैं, किसी का दायरा इख्तियार, किसी की पावर। मिसाल के तौर पर एक एसएचओ है किसी थाने का, तो उसका दायरा इख्तियार या उसका जो इख्तियार समात है वो अपने थाने की हदूद तक है ना, फिर अगला थाना शुरू हो जाता है, फिर अगले एसएचओ की जुडिक्शन शुरू हो जाती है। तो इसी तरह अब यहाँ टेरिटोरियल जुडिक्शन का मकसद ये है, लैंड रिगार्डिंग विच डिस्प्यूट इज कंसर्न मस्ट बी विद इन द टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट कंसर्न। तो उस इलाके का जो एरिया मजिस्ट्रेट होगा, जिसको हम इलाका मजिस्ट्रेट कहते हैं, जिस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में वो इलाका है, वही मजिस्ट्रेट जो है एक्शन लेगा अंडर 145 सीआरपीसी, जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, जिसके पास पावर है, जिसके पास अथॉरिटी है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? Procedure where dispute concerning land etc. is likely to cause breach of peace. Under section 145 CRPC, a district magistrate, a subdivisional magistrate or a magistrate of the first class can take action when from a police report or other information received by him, he is satisfied that a dispute is likely to cause a breach of the peace received by him. He is satisfied that a dispute is likely to cause a breach of the peace exists concerning any immovable property, that is land or water or boundaries thereof, or buildings, market, crops or other produce of land, and the rents or profits of such property within the local limits of his jurisdiction. तो अंडर सेक्शन 145 सीआरपीसी के तहत वो जो उस इलाके का इलाका मजिस्ट्रेट होगा, जिसके पास उसकी पावर है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उसके पास थ्रू पुलिस रिपोर्ट या किसी और प्राइवेट पर्सन के थ्रू या और किसी दरखास्त के थ्रू उसके नॉलेज में आता है कि मेरी हदूद के अंदर, मेरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी ज़मीन से रिलेटेड, किसी लैंड से रिलेटेड, किसी पैसेज ऑफ वाटर से रिलेटेड कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, किसी बिल्डिंग से रिलेटेड जो है, पार्टीज के दरमियान में कोई वजह तनाज़ा है और ये उसके नॉलेज में आता है, उस डिस्प्यूट से जो है खदशा ये है कि अमन व अमान की सूरत ख़राब हो जाएगी, मुआशरे का जो अमन सुकून है वो ख़राब होगा, तो फिर वो अंडर सेक्शन 145 सीआरपीसी जो है उसमें वो एक्शन ले सकता है। अब मेकिंग ऑफ ऑर्डर बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैसे पास करना है? The business of the magistrate is not to go into questions of title, but meet the urgency of the situation by maintaining the party in possession after being satisfied from police report or other information that there is a dispute exists regarding land which is likely to cause breach of the peace. He shall make the following order in writing. अब मजिस्ट्रेट के नॉलेज में अगर पुलिस रिपोर्ट से बात नॉलेज में आती है या किसी और बंदे की दरखास्त पे आती है, तो मजिस्ट्रेट को अगर पता चलता है कि मेरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई झगड़ा पैदा हो रहा है ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंसर्न टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के मीनिंग्स में उसकी क्रॉप्स भी हैं, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनी है वो भी है, इसके प्रॉफिट्स और रेंट्स जो हैं वो भी है, ये भी उस लैंड के मीनिंग्स में इंक्लूड है। अब मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर में क्या क्या चीजें जो है वो मेंशन करेगा, व्हेन द मजिस्ट्रेट इज गोइंग टू पास द ऑर्डर, तो उसमें वो क्या चीजें ज़ाब्ता तहरीर में लाएगा, अपने ऑर्डर में लिखेगा। स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज सेटिस्फैक्शन, वो अपने ऑर्डर में अपनी सेटिस्फैक्शन की ग्राउंड लिखेगा कि फलां बंदे की दरखास्त पर या पुलिस की इंटीमेशन पर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, मेरे नॉलेज में ये बात आई है कि फलां जगह पे जो है फलां पार्टीज जो है ये आपस में झगड़ने लगी हैं या इनका ओवर लैंड और इमूवेबल प्रॉपर्टी को झगड़ा है, एंड विच विल कॉज द ब्रीच ऑफ पीस। सेकंड पॉइंट जो है, कॉल अपॉन द पार्टीज कंसर्न, मुतलका लोगों को बुलाया जाएगा, लिटिगेंट्स, पार्टीज टू दैट डिस्प्यूट, उस झगड़े में जो पर्सन इन्वॉल्व हैं उन पार्टीज को बुलाया जाएगा, टू अटेंड द कोर्ट, कि वो अदालत में आए,
to put in written statement in support of their respective claims to actual possession, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, वो लिखकर जो है अपनी अपनी एप्लीकेशन दें, अपनी अपनी बात वो जो है वो तहरीर लिख के दें कि जी हमारा इस पे कब्जा है, क्यों कब्जा है, हमारे हम इसके मालिक हैं, कैसे मालिक हैं, अपनी सपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट है आप कोर्ट में जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी टू विच डिस्प्यूट रिलेट्स, उस लैंड को जो है वो स्पेसिफाई किया जाएगा कि ये लैंड जो है किस गांव में है, किस मुरब्बा नंबर में है, किस खेवट नंबर में है, किस खतूनी नंबर में है, कि ये लैंड जो है वो किस जगह पे वाक़ है, ये चीजें वो मेंशन की जाएंगी। इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट नो डिस्प्यूट एग्जिस्ट ही कैन ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स, अगर मैजिस्ट्रेट इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये खबर झूठी थी या प्रेमा फशाई कोई केस नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, तो वो प्रोसीडिंग जो है उनको वो खत्म कर देगा। If he declares that one party in possession, that party can be convicted only in due course of law, that is by a decree of the civil court untitled. If a party to the proceeding dies, his legal representatives can be brought on the record. अब अगर सारी पार्टीज अगर ये दावा कर रही हैं कि हम मालिक, ए कह रहा है मैं मालिक हूँ, बी कह रहा हूँ मैं मालिक हूँ, सी कह रहा है मैं मालिक हूँ, तो मजिस्ट्रेट जो है वो उनका केस जो है वो सिविल कोर्ट में रेफर करेंगे। सिविल कोर्ट में थ्रू जो है वो डिक्री थ्रू सिविल प्रोसीडिंग्स जो है इस चीज को डिसाइड किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो है वो कौन मालिक है। अगर कोई मालिक फौत हो गया तो उसके जो लीगल एयर्स हैं वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि मुतवफ़ी के हम जो हैं वर्सा हैं, तो वर्सा जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सर्विस ऑफ ऑर्डर, ये मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है इसको कैसे भेजना है। एन ऑर्डर शैल बी सर्व्ड इन फॉलोइंग मैनर, इन मैनर ऑफ समन्स, समन की सूरत में ऑर्डर को भिजवाया जा सकता है, जिस तरह अदालत का बुलावा भेजा जाता है कि फलां बना फलां आप फलां मुकदमा के अंदर फलां अदालत में आपको बुलाया जा रहा है कि आप असालतन या वकालतन तशरीफ लाएं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें या आपकी गवाही रिक्वायर्ड है तो आकर अपनी गवाही दें, जैसे अदालत समन भेजती है किसी पर्सन को। A copy of the order shall be served in a manner provided by this code for the service of summons upon such person or person as the magistrate may direct. जिस तरह मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देगा मुतलका बंदे को समन्स भिजवाया जाएगा, जिस तरह दूसरे केसेस में समन्स भिजवाया जाता है। अब अंडर सेक्शन 145 जो है वो मजिस्ट्रेट की क्या पावर्स हैं। पावर्स अंडर सेक्शन 145, मजिस्ट्रेट इस सिचुएशन में कौन कौन से जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट कर सकता है, कौन कौन सी डायरेक्शन जारी कर सकता है, कौन कौन से स्टेप्स जो है वो टेकअप कर सकता है अंडर सेक्शन 145। पहला पॉइंट जो है डिटर्मिनेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ एक्चुअल पोजेशन। मैजिस्ट्रेट किसी को भेजेगा या रिपोर्ट लिखवाएगा कि एक्चुअली अब जब वो डिस्प्यूट, जब वो तनाज़ा उठा है, झगड़ा पैदा हुआ है, उस वक्त उस लैंड पे काबिज कौन है, इस चीज की रिपोर्ट मंगवाएगा मजिस्ट्रेट। फिर हियर दी ऑल पार्टीज टू द डिस्प्यूट, उस डिस्प्यूट में जो जो बंदे भी इन्वॉल्व हैं, जो जो भी पार्टीज हैं उस झगड़े के अंदर, जो जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उस डिस्प्यूट के अंदर, उन सब को बुलाया जाएगा और उनकी बात सुनी जाएगी। रिसीविंग ऑफ एविडेंस विच प्रोड्यूस्ड बाय पार्टीज, जो जो इंडिविजुअल, जो जो पर्सन, जो जो पार्टी अपने हक में जो है एविडेंस जमा करवाना चाहेंगे तो वो एविडेंस जो है उसको रिकॉर्ड करवाया जाएगा, उसको सबमिट किया जाएगा इन द कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास। टेकिंग फर्दर एविडेंस, उन पार्टीज की एविडेंस लेके फिर अगर फर्दर किसी ऑफिशियल की गवाही लेनी है, किसी नंबरदार की, किसी गांव के किसी बंदे की, किसी तहसीलदार की, किसी पटवारी की, तो फिर वो मजिस्ट्रेट जो है मजीद उसमें इशू को रिजॉल्व करने के लिए किसी की एविडेंस ले सकता है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करके मजिस्ट्रेट जो है डिसीजन एज टू एक्चुअल पोजेशन, एक्चुअल पोजेशन को डिक्लेयर कर सकता है। मैंने एक्चुअल
पोजेशन की बात की है, एक्चुअल टाइटल ऑफ ऑनरशिप की बात नहीं की। टाइटल ऑफ ऑनरशिप वुड बी डिसाइडेड बाय द सिविल कोड। ये पेटेंट लॉ है, एस्टैब्लिश्ड लॉ है कि मालिक कौन है। ये राइट ऑफ ऑनरशिप जो है इट वुड बी डिसाइडेड बाय द सिविल कोड। मजिस्ट्रेट जो है सिर्फ ये डिक्लेयर कर सकता है कि पोजेशन किसका है एट द मोमेंट। अटैच ऑफ प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी को अटैच करना मकसूद है तो मजिस्ट्रेट उसकी अटैचमेंट की ऑर्डर कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, अगर ऐसी सिचुएशन है कि वहां कोई रिसीवर अपॉइंट किया जाए तो मजिस्ट्रेट उस प्रॉपर्टी पे रिसीवर अपॉइंट कर सकता है, किसी भी प्राइवेट पर्सन को, किसी भी ऑफिशियल पर्सन को एज ए रिसीवर ऑफ दैट प्रॉपर्टी के जब तक सिविल कोर्ट से फैसला नहीं होगा इस प्रॉपर्टी को फलां बंदा जो है वो लुक आफ्टर करेगा in accordance with the direction of the magistrate. कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट के ऑर्डर को मजिस्ट्रेट कैंसिल भी कर सकता है जब चीजें क्लियर हो जाएंगी। एडिशन ऑफ पार्टीज, कोई बंदा मजीद आ गया कि मैं भी जनाब इस मुकदमे का मुकदमेवार हूं, मैं भी उम्मीदवार हूं, लिटिगेंट हूं, पार्टी हूं इस मुकदमे के अंदर, तो उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ पोजेशन, मजिस्ट्रेट इस हद तक जो है अपने ऑर्डर में डिक्लेयर कर सकता है कि इसके कब्जे का कौन हकदार है, कब्जे का, पर्टेनिंग टू पोजेशन। रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन, अगर इलीगल पोजेशन है तो मजिस्ट्रेट अगर इस नतीजे पे पहुंचता है कि फलां बंदे का पोजेशन बनता है तो उसको पोजेशन रिस्टोर किया जा सकता है, उसका कब्जा जो है बहाल करवाया जा सकता है। ऑर्डर फॉर डिस्पोजल और सेल, मजिस्ट्रेट जो है उस लैंड की अगर सेल मकसूद है तो उसको सेल भी करवाने का ऑर्डर किया जा सकता है। इशूइंग समन्स टू एनी विटनेस, किसी विटनेस को समन्स इशू करना है टू डिटरमिन समथिंग, तो किसी विटनेस को जो है वो समन इशू कर सकता है। रेफरिंग पार्टीज टू कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन, मजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर है कि अगर, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो है वो टाइटल ऑफ ऑनरशिप को डिसाइड नहीं कर सकता, इट इज द जॉब ऑफ द सिविल कोर्ट, तो मजिस्ट्रेट अगर इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये इनकी मलकियत का बहुत ज्यादा झगड़ा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वो उस केस को रेफर कर सकता है टुवर्ड्स द सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट जो है वो टाइटल ऑफ ऑनरशिप डिसाइड करेगा। तो समरी इस हमारी डिस्कशन की ये होगी कि सेक्शन 145 सीआरपीसी जो है it is related to a dispute regarding immovable property, that is for example land, और उस पे अगर मजिस्ट्रेट को खबर मिलती है कि मेरी हदूद के अंदर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल लैंड से रिलेटेड कोई बंदे जो है आपस में झगड़ने लगे हैं या झगड़ रहे हैं जिससे ब्रीच ऑफ पीस का खतरा है, तो वो एक टेम्परेरी ऑर्डर पास कर सकता है उस झगड़े को खत्म करने के लिए, उस झगड़े को रोकने के लिए। बाकी जो राइट ऑफ पोजेशन है उस हद तक मजिस्ट्रेट जो है विद इन द ऑर्डर ऑफ 145 जो है उसको डिटरमिन कर सकता है, उसको डिक्लेयर कर सकता है। ब्रीच ऑफ पीस को, राइट्स ऑफ द पार्टीज को मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ डायरेक्शन जारी कर सकता है, लेकिन वेयर देयर इज द कंसर्न ऑफ टाइटल ऑफ ऑनरशिप, जहां मलकियत का ताल्लुक है, टाइटल ऑफ ऑनरशिप डिटरमिन करनी है, उसके लिए मजिस्ट्रेट जो है वो केस जो है वो सिविल कोर्ट को रेफर करेगा और सिविल कोर्ट से जिसके हक में डिक्री पास होगी उसको ऑफिशियली और लीगली दोबारा जो है जो मालिक है उसको कब्जा दिलवाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।